हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का पहला प्रॉपर्टी रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर अभी तक पढ़ चुके हैं। अब उसका रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर का एक दो क्वेश्चन बनाते हैं। ये क्वेश्चन देखो, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एट 25 डिग्री सेल्सियस इज, वेपर प्रेशर दिया हुआ है प्योर लिक्विड का, कैलकुलेट द रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज 0.8। रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का दिया हुआ 0.8, तो सॉल्यूट का कितना हो जाएगा? 0.2, तो 0.2 ही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन अब बनाते हैं खुद से। व्हाट वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का वेट पूछ रहा है, इज रिक्वायर्ड टू डिजॉल्व इन 180 ग्राम वाटर। वाटर कितना लिए हैं? वाटर लिए हैं 180 ग्राम। 180 ग्राम पानी में कितना ग्राम सॉल्यूट मिला है? व्हाट वेट ऑफ सॉल्यूट इज रिक्वायर्ड, कितना, उस सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट 60 दिया हुआ है, तो वो सॉल्यूट कितना ग्राम मिलाया जाए 180 ग्राम पानी में टू रिड्यूस द वेपर प्रेशर टू 4/5 ऑफ प्योर वाटर, कि उसका वेपर प्रेशर अपने प्योर वेपर प्रेशर के 4/5 पे पहुंच जाए, मतलब 1/5 रिड्यूस हो जाए। क्या क्वेश्चन है देखो, क्वेश्चन है कि पानी है, प्योर पानी था, प्योर पानी कितना था? 180 ग्राम, 180 ग्राम पानी था, उसका प्योर वेपर प्रेशर था कितना होगा? पी नॉट, पी नॉट ऑफ वाटर, पी नॉट ऑफ वाटर बोलो इसको, कुछ होगा। उसमें अब सॉल्यूट मिला देंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर, जो नया वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा? पीएस। तो बोल रहा है कि वो जो पीएस होना चाहिए वो पहले वाले का 4/5 होना चाहिए। पीएस जो होना चाहिए वो 4/5 होना चाहिए पी नॉट का, मतलब घट गया। तो वही बोल रहा है कि कितना ग्राम सॉल्यूट मिला है कि ऐसा हो। तो इसको तुम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से बनाओ। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है? पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट, जितना लोडिंग हुआ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल पहले कितना था, वो क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? मोल ऑफ सॉल्यूट बाई मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, यही होता है ना। तो अगर यहाँ पे ऐसे करें पी नॉट माइनस 4/5 पी नॉट, ये नया वाला हो गया, बाई पी नॉट इक्वल टू सॉल्यूट का मोल। सॉल्यूट का हमको गिवन मास पता ही नहीं है, लेकिन सॉल्यूट का तुमको मॉलिक्यूलर मास पता है 60। सॉल्यूट का गिवन मास x मानो, भाई सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास 60, तो ये हो गया मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कितना ग्राम है? 180 ग्राम। 180 ग्राम का मतलब कितना मोल? 10 मोल। क्यों? क्योंकि 18 ग्राम का 1 मोल होता है, तो 180 ग्राम का 180 बाई 18 10 मोल होगा 10। यहाँ से क्या हो जाएगा? पी नॉट बाई 5, पी नॉट बाई 5 बाई पी नॉट हो जाएगा 1/5 इक्वल टू x/60 बाई x/60 प्लस 10। अब ये सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन बन सकता है। कैसे बनेगा? 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको वहाँ भेज दो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 5x/60, उससे जाएगा तो 5x/60, इधर क्या हो जाएगा? x/60 प्लस 10। 5x/60 में से x/60 माइनस होगा तो इधर हो जाएगा 4x/60, इधर हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 600/4। x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 150। बन तो गया, लेकिन कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स रहा। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होने का कारण क्या है? ये टर्म, यहाँ पे ऊपर सॉल्यूट है, नीचे में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है, तो हमको बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हम इसके लिए तुमको बताए थे, अगर तुम ये कर दो पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस कर दो, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट, ये तो हमको ओरिजिनल फार्मूला है, लेकिन ओरिजिनल फार्मूला में हम चेंजिंग कर रहे हैं, यहाँ नीचे पी एस कर दिए, तो अब ये रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं होगा, अब ये मोल फ्रैक्शन के बराबर नहीं होगा, अब ये डायरेक्ट मोल ऑफ सॉल्यूट बाई मोल ऑफ सॉल्वेंट। प्लस करने का जरूरत नहीं है क्योंकि नीचे पी एस है, ये फार्मूला है।
देखो इसको बना के दिखाते हैं, पी नॉट माइनस 4/5 पी नॉट बाई 4/5 पी नॉट। ये क्या हो जाएगा, पी नॉट बाई ऊपर हो जाएगा पी नॉट बाई 5 और नीचे आ जाएगा 4 पी नॉट बाई 5, तो ये हो जाएगा 1/4 इक्वल टू डैट मोल ऑफ सॉलिड बाई मोल ऑफ सॉल्वेंट। मोल ऑफ सॉलिड कितना हो गया, x/60 बाई मोल ऑफ सॉल्वेंट हो गया 10, तो ये हो गया 600, ये हो गया 4, तो x इक्वल टू 150। डायरेक्ट आ गया, सेम आया 150। ये बुक में आंसर गलत दिया हुआ है, बुक तुम्हारा गलत बनाया, 120 बनाया, ये गलत है, 150 आएगा। ये इससे ही बन सकता है, ये तुम्हारा फॉर्मूला हुआ रिलेटिव लोडिंग का, क्योंकि तुम लोडिंग डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्रेशर, वो आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का। मोल फ्रैक्शन में नीचे प्लस होता है, टोटल मोल नीचे टोटल मोल होता है, लेकिन जब नीचे तुम पीएस कर दोगे तो नीचे तुमको सिर्फ सॉल्वेंट का लेना होगा, टोटल मोल नहीं लेना होगा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कोई भी सॉल्वेंट में तुम सॉल्यूट मिलाओगे, सॉल्यूट लेकिन कैसा होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सारा प्रॉपर्टी जो है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, पानी में चीनी जैसा चीज़ मिला रहे हैं, नमक मिला रहे हैं, पानी में अल्कोहल नहीं मिला रहे हैं, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, कितना बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। जैसे मान लो शुरुआती बॉइलिंग पॉइंट था टी नॉट, अब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के हो गया टी। पहले बॉइलिंग पॉइंट था टी नॉट, अब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के हो गया टी। तो जितना बढ़ा उसको बोल रहे हैं चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टी बी। डेल्टा टी बी जो होगा वो होगा के बी इंटू एम। एम क्या है, मोलैलिटी किसका, सॉल्यूट का। अब देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन कितना एलिवेट हुआ है, जितना बढ़ा है, यानी डेल्टा टी बी, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो डिपेंड करेगा सॉल्यूट पे। तो ये जो डेल्टा टी बी है, डेल्टा टी बी क्या है, ये है कितना बड़ा है। पहले 100 डिग्री था, अब 101 डिग्री, तो डेल्टा टी बी कितना होगा 1। तो ये डेल्टा टी बी डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट पे। सॉल्यूट का मोलैलिटी जितना ज़्यादा होगा डेल्टा टी बी ज़्यादा होगा। कांस्टेंट को बोल रहे हैं के बी। के बी कांस्टेंट का नाम है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इबोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट। ये बॉइलिंग पॉइंट का कांस्टेंट है, ये तुमको फार्मूला में दिया रहेगा के बी का वैल्यू। ठीक है, के बी का वैल्यू दिया रहेगा, के बी इंटू एम। और दूसरा जो है एकदम सेम है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट घट रहा है, तो पहले था फ्रीजिंग पॉइंट टी एफ, अब जो नया फ्रीजिंग पॉइंट है टी एफ डैश, पहले था 100 डिग्री, अब हो गया 99 डिग्री, तो कितना घटा, डेल्टा टी एफ 1 डिग्री घटा, डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ भी मोलैलिटी ऑफ सॉलिड के प्रोपोर्शनल है, तो जो कांस्टेंट आएगा उसको बोलेंगे के एफ। के एफ क्या नाम है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इसको कॉपी में देख लेते हैं एक बार। डेल्टा टी बी क्या हो जाएगा, के बी इंटू एम। एम क्या है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट। और डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा, के एफ इंटू एम। एम क्या है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट। के बी क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। के एफ क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। दूसरा नाम इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इसका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ये क्या है, ये पॉजिटिव चीज़ एलिवेशन है, बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ा है वो है एलिवेशन है, ये फ्रीजिंग पॉइंट कितना घटा है वो है डिप्रेशन है। इसमें देखो ग्राफिकली में समझते हैं इसको। पहले ये वेपर प्रेशर को इधर दिखाया है, इधर टेम्परेचर को दिखाया है। पहले जो सॉल्वेंट था प्योर वाटर था, टेम्परेचर बढ़ रहा था, वेपर प्रेशर बढ़ रहा था। देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, ये पॉइंट ई, यहीं पे सॉल्यूशन बॉयल करने लगा, इसको क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। क्यों, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। लेकिन जब सॉल्वेंट में कुछ मिला देते हैं चीनी, तो ये जो ग्राफ है ये इधर डिस्प्लेस कर जाता है, ऐसे हो जाता है। तो अब क्यों डिस्प्लेस किया, देखो उसी टेम्परेचर पे
सॉल्यूट में सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाने पे, पानी में चीनी मिलाने पे वेपर प्रेशर में क्या चेंज होता है? वेपर प्रेशर घटता है। तो उसी टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का पहले इतना था, अब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में घट के इतना हो गया, तो वेपर प्रेशर तो घट गया। वेपर प्रेशर जब घट गया तो उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक हमको पहुंचाना है। बॉइलिंग करने के लिए हमको क्या चाहिए? वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचाना है। तो जब वेपर प्रेशर घट जाएगा तो उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचाने में हमको ज़्यादा हीट देना पड़ेगा। देखो अब वेपर प्रेशर बढ़ रहा है टेम्परेचर बढ़ने से। अब वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते यहाँ पे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हुआ, लेकिन अब तो पहले से टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ा। पहले जो टी नॉट देना पड़ा था, अब टी टेम्परेचर देना पड़ा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो यही जो टी में से टी नॉट को माइनस किए हैं, यही है डेल्टा टी बी, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। और चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट किसके प्रोपोर्शनल है? के बी इंटू एम के, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मोलैलिटी कैसे निकलता है? डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू सॉल्यूट का मोलैलिटी कैसे निकलता है? गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये क्या हो जाएगा? मोल ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई ए क्या है? सॉल्वेंट। गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट बाई 1000 यानी मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोल ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी इंटू ये मोलैलिटी आ गया, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट इंटू के बी, ये आ जाएगा डेल्टा टी बी। ये क्वेश्चन देखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर एसीटोन इज इतना, एकदम एग्जैक्ट बॉइलिंग पॉइंट बता रहा है तुमको। और उस प्योर एसीटोन में 0.707 ग्राम ऑफ ए कंपाउंड, कोई कंपाउंड मिलाया गया 0.707 ग्राम, 10 ग्राम एसीटोन में। तो बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ेगा भाई, बॉइलिंग पॉइंट तो सॉल्यूट मिलाने बढ़ता है। तो जो 56.38 था 56.88 हो गया बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन कितना हुआ, हमको एलिवेशन देखना, चेंज। तो इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 56.88 में से 56.38 को माइनस करो तो 0.5 के लगभग आएगा। ये जो एलिवेशन होगा ये किसके बराबर होगा? के बी इंटू एम। के बी दिया हुआ है, के बी दिया हुआ है इतना, तो के बी 1.72 इंटू एम क्या है? मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट। मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट में क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का मास दिया हुआ है, बाई मॉलिक्यूलर मास तो निकालना है हमको। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड? गिवन वेट बाई मॉलिक्यूलर मास बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट 10 ग्राम, 10/1000, ये फॉर्मूला से एम बी निकालो। मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 243। .9 ग्राम यूरिया is dissolved in 45 ग्राम वाटर, caused elevation of 0.17 डिग्री सेल्सियस in boiling point। एलिवेशन कितना है? 0.17, डेल्टा टी बी, यही है डेल्टा टी बी। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, के बी निकालना है। तो हमको पता है भाई, हमको पता है डेल्टा टी बी होता है के बी इंटू एम। एम निकालो पहले, डेल्टा टी बी तो पता है, एम निकाल लो, के बी निकाल लो। एम कैसे निकालेंगे? मोलैलिटी। मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है? यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2। नाइट्रोजन का कितना हो गया? 14, 14 नहीं 28, 28 4 32, 32 है 12, 44, 44 से 16 60, 60 ग्राम हो गया मोल वेट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोल कितना होता है? 0.9/60, 0.9/60 बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी 45 ग्राम ऊपर 1000, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी हो गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई 45 ग्राम बाई 1000, तो 1000 ऊपर चला गया। डेल्टा टी बी बताया कितना? 0.17 इक्वल टू के बी। के बी निकाल लो, यही है ना, देखो मेरा भी यही है। 0.17 इंटू 60 इंटू 45, 0.17 इंटू 50 बाई 0.9 इंटू 1000, 0.9 इंटू 1000, ये निकाल लो।
solution of 2.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस इन 100 ग्राम ऑफ बेंजीन। 2.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को 100 ग्राम बेंजीन में मिलाएं। बॉयल टेम्परेचर 0.42 डिग्री सेल्सियस इन हायर देन प्योर बेंजीन। तो यही हो गया डेल्टा टी बी। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस, के बी दिया हुआ है। तो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम में तुमको के बी दिया हुआ है और डेल्टा टी बी भी दिया हुआ है। अब मॉलिक्यूलर मोलैलिटी के लिए क्या चाहिए? मोलैलिटी के लिए चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल ऑफ सॉल्यूट के लिए क्या चाहिए? गिवन वेट दिया हुआ है बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास से तो निकालना, तो गिवन वेट बाय एम बाय मास ऑफ सॉल्वेंट 100 बाई 1000 केजी में डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा एम, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस वो निकल जाएगा। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज मेड बाय डिजॉल्विंग 10 ग्राम ग्लूकोज इन 90 ग्राम पानी। इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 303 केल्विन इज 32.8 mm ऑफ Hg, व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। देखो ये रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर से आ गया क्वेश्चन। प्योर वाटर का वेपर प्रेशर था 32.8। देखो इसको हम दो तरीक़ा से बना सकते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन पहले समझ लो फिर कॉपी में बनाएंगे। 10 ग्राम ग्लूकोज 90 ग्राम पानी, वाटर का वेपर प्रेशर 32.8, सॉल्यूशन का क्या होगा? 10 ग्राम ग्लूकोज 90 ग्राम वाटर। अब वाटर का पी नॉट कितना है? 32.8। अब बोल रहा है पी एस कितना होगा। इसको तुम ऐसे बना सकते हो, पी एस क्या होता है? पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ, ये बताओ, सॉल्वेंट। पानी का प्योर स्टेट में 32.8 होता है, तो पानी के प्योर स्टेट वाले को अगर पानी के ही मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो तो पानी का सॉल्यूशन में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? पानी का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? पानी का मोल फ्रैक्शन 90 ग्राम पानी का मतलब 5 मोल पानी, 5 मोल। अब 10 ग्राम ग्लूकोज का मतलब, ग्लूकोज है C6H12O6, 1696 12 बट 72 6 2 2 0 हासिल 1 7 1 8 1 9 18 180 10 बाई 180 मोल यानी 1 बाई 18 मोल। तो पानी का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा भाई? पानी का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 5 बाई 5 प्लस 1 बाई 18। इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? 32.8 से। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि पानी का वेपर प्रेशर इतना ही होगा, पानी का प्योर स्टेट में इंटू पानी का मोल फ्रैक्शन। इसको रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर से बना, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस इक्वल टू मोल ऑफ ग्लूकोज बाई मोल ऑफ वाटर। तो पी नॉट कितना? 32.8 माइनस पी एस बाई पी एस, मोल ऑफ ग्लूकोज कितना? 1 बाई 18 बाई मोल ऑफ वाटर कितना? 5, तो 1 बाई 90 हो गया। तो इधर से कितना हो गया? पी एस 18 पे 90 हुआ ना, तो 90 इंटू 0.8, 9 8 72 के 2 हासिल 7 9 2 18 7 26 के 6 हासिल 2 9 3 27 2 29 इक्वल टू 91 पी एस। तो इसको 91 से डिवाइड करना पड़ेगा तो पी एस आ जाएगा। इसको डिवाइड कर लोगे तो 32.6 के आसपास से आ जाता है। मतलब डिवाइड करके देख लो, इतना तो कन्फर्म है कि 32.8 जो प्योर वाटर का है उससे तो कम ही आएगा, क्योंकि लोडिंग होता है वेपर प्रेशर में सॉल्यूट मिलाने पर। फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन, एक ग्राफ पहले पढ़ते हैं। देखो ये सॉल्वेंट का ग्राफ था, सॉल्वेंट में पानी मिला देने पर ये सॉल्यूट का ग्राफ होता है।
लेकिन जो सॉल्वेंट पहले यहाँ पे फ्रीज होता था TF पे, अब वो सॉल्यूशन होने पर यहाँ पे फ्रीज हो रहा है, मतलब पहले से कम टेम्परेचर पे फ्रीज हो रहा है। तो कम टेम्परेचर पे फ्रीज हो रहा है तो डेल्टा TF क्या है? डेल्टा TF क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू KF इंटू एम। सेम वही m क्या है? मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट गिवन वेट बाय मोलिकुलर मास, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई W1 1000 ऊपर रहेगा, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg सेम है। क्वेश्चन देखो, 5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस व्हेन डिजॉल्व इन 50 ग्राम वाटर, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 1.2 डिग्री। तो 1.2 क्या होगा? डेल्टा TF। कैलकुलेट मॉलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस इफ KF दिया हुआ है 1.86। डेल्टा TF कितना हो गया? 1.2। KF कितना हो गया? 1.86 इंटू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट 5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, उसका तो मॉलिकुलर मास ही निकालना है, कैलकुलेट मॉलिकुलर मास निकालना है, तो 5/m मान लो, 5/m नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। 50 ग्राम पानी है, पानी कितना है? 50 ग्राम, ग्राम में तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, m निकाल लो यहाँ से। एक्वस सॉल्यूशन है 5% यूरिया एंड 10% ग्लूकोज बाई वेट। What will be the freezing point of this solution? एक्वा सॉल्यूशन में क्या है? 5% यूरिया है, 10% ग्लूकोज बाई वेट। इसका क्या करने का मतलब है? इसका कहने का मतलब है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 5 ग्राम क्या है? यूरिया। 10 ग्राम क्या है? 10 ग्राम है ग्लूकोज। तो पानी कितना है? पूरा सॉल्यूशन है जब 100 ग्राम, तो 5 10 15 माइनस करो तो 85 ग्राम पानी है। तो इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना हो गया? सॉल्यूट ये भी है और सॉल्यूट ये भी है, दोनों सॉल्यूट है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना? हमको डेल्टा T जो होता है फॉर्मूला, वो होता है KF इंटू एम। KF इंटू एम क्या है? मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट। तो दोनों का मोलैलिटी निकालो, दोनों का मोलैलिटी को ऐड कर दो, दोनों का मोलैलिटी को ऐड करके टोटल मोलैलिटी निकालो। टोटल मोलैलिटी को मल्टीप्लाई करो KF से, वो आ जाएगा डेल्टा T। देखो टोटल मोलैलिटी निकालना है। 5 ग्राम यूरिया, यूरिया का मोलकुलर मास 60, इसका 180, तो यूरिया का मोलैलिटी हो जाएगा 5/60 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। सॉल्वेंट पानी तो 85 ग्राम है, 85 इंटू 1000 प्लस ये यूरिया का मोलैलिटी हो गया 10/180 बाई 85/1000। ये ग्लूकोज का मोलैलिटी हो गया, ये निकालो टोटल मोलैलिटी, दोनों को जोड़ दिए, इसको मल्टीप्लाई किया KF से। KF कितना? 1.86, 1.86 से मल्टीप्लाई किए तो आ गया क्या? डेल्टा TF। ये डेल्टा TF आया, कितना चेंज है? तो देखो ये यही काम ये किया है, तो इसका डेल्टा TF आया 3.04। अब 3 डिग्री का चेंज है। नॉर्मली पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो 3 डिग्री डिप्रेशन होना है, 3 डिग्री घटेगा, 3.4 डिग्री घटेगा, तो -3.0 में से अगर ये घटाओ तो -3.04 डिग्री सेल्सियस नया फ्रीजिंग पॉइंट होगा। ये बोल रहा है व्हाट विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन नहीं पूछा, डिप्रेशन तो इतना ही हो गया, लेकिन नया अगर फ्रीजिंग पॉइंट बोल रहा है तो पुराना जो फ्रीजिंग पॉइंट है 0, उसमें से डिप्रेस करना है, घटाना है, घटा दो तो ये हो जाएगा नया फ्रीजिंग पॉइंट। नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोबेंजीन इज, देखो नाइट्रोबेंजीन का नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट होता है एग्जैक्टली इतना 0.25 मोलर सॉल्यूशन, दैट मोलैलिटी नहीं दे दिया तुमको, मोलैलिटी 0.25 है ऑफ सर्टेन सॉल्यूट इन नाइट्रोबेंजीन कॉजिंग अ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ 2 डिग्री। बहुत सिंपल है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ KF। डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू, डायरेक्ट तुमको डेल्टा TF दिया हुआ है, डेल्टा TF दिया हुआ कि 2 डिग्री घटता है भैया, KF नहीं पता। मोलैलिटी डायरेक्ट तुमको मोलैलिटी दे दिया, मोलैलिटी कितना दे दिया? 0.25, तो KF कितना हो जाएगा?
डेल्टा टी एफ बाई एम, तो 2/0.2 तो 8 हो जाएगा के एफ। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस। देखो ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस इज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। अगर मान लो यहाँ पे पानी है प्लस शुगर है, यहाँ पे सिर्फ पानी है, तो पानी का कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कहाँ जाता है? यहाँ। सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कहाँ जाता है? यहाँ तो सॉल्यूट है ही नहीं। तो और ये बीच में जो मेम्ब्रेन है, बीच में जो पार्टीशन है, ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या है ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट फ्लो करता है, पानी यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा, तो धीरे धीरे पानी यहाँ से यहाँ आ जाएगा। लेकिन देखो होता ऐसा नहीं, होता है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ऐसा थोड़ी है कि इधर से पानी इधर नहीं आएगा। पानी का मूवमेंट, पहली बात सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, शुगर का मूवमेंट तो होगा ही नहीं, मूवमेंट होगा सिर्फ वाटर का। तो वाटर यहाँ से इधर भी मूव करेगा, लेकिन यहाँ वाटर का कंसंट्रेशन कम है, यहाँ वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो यहाँ ज़्यादा मूव करेगा, उल्टा ज़्यादा मूव करेगा, ऐसे कम मूव करेगा, इधर कम मूव करेगा, इधर ज़्यादा मूव करेगा। तो नेट मूवमेंट क्या हुआ? नेट मूवमेंट यहाँ से यहाँ हुआ। तो ऑस्मोसिस का डिफिनेशन है नेट मूवमेंट, प्रोसेस ऑफ नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। नेट बोलना जरूरी है। नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट का नेट मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। जब यहाँ पे शुगर मिला देंगे तो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन तो कम हो जाएगा। एक ये है, एक दूसरा भी डेफिनेशन है, ये तो ऑस्मोसिस का डेफिनेशन है। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या डेफिनेशन है? ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन ये है कि जिस प्रेशर से ऑस्मोसिस होता है, मतलब वाटर नेट कहाँ से कहाँ जा रहा है? यहाँ से यहाँ जा रहा है। देखो ऑस्मोसिस का दो डेफिनेशन है, एक कह सकते हो कि नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, एक दूसरा कह सकते हो नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के टर्म में बोलोगे तो लो टू हाई, और सॉल्वेंट के टर्म में बोलोगे तो हाई टू लो। और जिस प्रेशर से ऑस्मोसिस होता है, ये जो पानी जिस प्रेशर से जा रहा है, इसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको कैसे मेजर करेंगे? देखो ये पिस्टन है, ये क्या है? पिस्टन है, ऊपर से तुम फोर्स लगाओ, ये जो फनल है इसमें रखा हुआ है सॉल्यूशन वाटर। ये जो वाटर शुगर है, वाटर शुगर को इसमें रख दिए। कहाँ पे रख दिए हैं? यहाँ पे। और चारों तरफ पानी है, तो पानी अंदर जाना चाहेगा, क्योंकि अंदर में शरबत है, शरबत के पास है वाटर कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है, अंदर में वाटर कंसंट्रेशन कम है, तो वाटर अंदर जाएगा। हम वाटर को नहीं जाने देंगे। कैसे? हम ऊपर से प्रेशर लगाएंगे, ऊपर से हम धक्का देंगे तो वाटर अंदर नहीं जा पाएगा, क्योंकि हम ऊपर से फोर्स लगा रहे हैं। तो जितना प्रेशर हमको ऊपर से लगाना पड़ेगा, किस लिए? टू स्टॉप द ऑस्मोसिस को रोकने के लिए। ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस। ऊपर से जितना प्रेशर लगाएं कि पानी अंदर ना आ पाए, तो वही ऊपर वाले प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट करते हैं। पाई इक्वल टू होता है CRT। सी क्या है? मोलर कंसंट्रेशन, यानी मोलैरिटी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है? आर तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट। ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड कर रहा है सी पे। सी क्या है? सी है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है? सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है। तो सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड जो करे उसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हुआ। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा? CRT। और सी क्या है? सी है मोलैरिटी। क्या है? मोलैरिटी है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूट।
क्वेश्चन देखो, what will be the concentration of sucrose solution which develops an osmotic pressure of 2 atm at such high degree Celsius। तो एटीएम, तो ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया 2 इक्वल टू सी, हमको नहीं पता कंसंट्रेशन ही तो पूछ रहा है। आर कितना लेंगे 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। एटीएम में प्रेशर इसलिए लीटर एटीएम वाला लिए हैं। टेम्परेचर 27 को केल्विन में कर दो 300 केल्विन में लेना है तो सी निकल जाएगा। व्हाट वुड बी द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.05 नॉर्मल, हमको नॉर्मल नहीं चाहिए, मोलर चाहिए। नॉर्मल सुक्रोज सॉल्यूशन, तो नॉर्मल को मोलर में कन्वर्ट करने के लिए नॉर्मलिटी होता है मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। अब सुक्रोज का एन फैक्टर हो जाएगा 1, तो मोलरिटी भी हो जाएगा इसका मोलरिटी भी इसका इतना ही हो जाएगा। 5 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 273 आएगा तो 278 केल्विन। पहले बोल रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर बताओ, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा CRT, तो C क्या होगा 0.05 R 0.082 इंटू 278 मल्टीप्लाई कर दो तो जो प्रेशर आएगा वो एटीएम में आएगा। क्यों? क्योंकि ये लिए हैं लीटर एटीएम में आर को। प्रेशर पहला तो निकल गया ऑस्मोटिक प्रेशर। दूसरा क्या है, फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन विच इज आइसोटोनिक विथ सुक्रोज सॉल्यूशन। आइसोटोनिक क्या होता है? आइसोटोनिक का मतलब होता है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सुक्रोज सॉल्यूशन का तो हमको ऑस्मोटिक प्रेशर निकल चुका है। सुक्रोज सॉल्यूशन जो है यही वाला, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकल चुका है। ये बोल रहा है कि एक दूसरा सॉल्यूशन है ग्लूकोज का, उसका कंसंट्रेशन क्या हो कि ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ शुगर यानी सुक्रोज, ऑस्मोटिक प्रेशर ग्लूकोज सेम करना है। ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू होता है CRT, तो इसका CRT और इसका CRT सेम, तो RT कट गया, तो इसका कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन भी हमको सेम करना है। अब कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम तो सेम ही है, उतना सेम 1 लीटर पानी में दोनों को मिला रहे हैं, तो हमको मोल ऑफ सॉल्यूट को इक्वल करना पड़ेगा। तो अगर मान लो देखो, सबसे पहले बताओ कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज कितना है, देखो क्या बोल रहा है 0.05 नॉर्मल यानी 0.05 मोलर। हमको क्या करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर ग्लूकोज का और ऑस्मोटिक प्रेशर सुक्रोज का इक्वल करना। ऑस्मोटिक प्रेशर होता है CRT यानी कंसंट्रेशन ग्लूकोज का और कंसंट्रेशन सुक्रोज का इक्वल करना है। दोनों का वाटर को अगर तुम जैसे कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज कितना दिया हुआ है 0.05 कंसंट्रेशन है। 0.05 कंसंट्रेशन का क्या मतलब है, सुक्रोज का 0.05 कंसंट्रेशन का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मतलब कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सुक्रोज का 0.05 मोल है। सुक्रोज का मोलकुलर वेट होता है 342 और ग्लूकोज का 180। हम जानते हैं सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। तो सुक्रोज का मोलकुलर वेट होता है 342। तो 1 लीटर में इतना मोल है यानी 0.05 इंटू 342 कर दो, इतना ग्राम है 1 लीटर में। ठीक है, 1 लीटर में इतना ग्राम है। हमको बताना है कि यही चीज़ ग्लूकोज के लिए 1 लीटर में इतना, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आता है 17.1। तो 17.1 ग्राम इन 1 लीटर, तो कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 17.1 ग्राम पर लीटर। ये देखो कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज सॉल्यूशन कितना हो गया 17.1 ग्राम पर लीटर। अगर दोनों को हमको इक्वल करना है तो 17.1 ग्राम पर लीटर है डिवाइडेड बाय 342। ये करने का ज़रूरत नहीं भी है, या तुम ये समझो ये तो 0.05 के इक्वल आएगा। इक्वल टू ये समझना है कि ये है ग्राम पर लीटर एक्स ग्लूकोज का डिवाइडेड बाय 180, दोनों सेम होगा तो एक्स निकलेगा। ग्राम पर लीटर में हमको इतना चाहिए 9 ग्राम पर लीटर। ओके, ऑस्मोसिस में आगे भी हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ेंगे।
ऑस्मोसिस का बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ये इंपॉर्टेंट है। देखो ऑस्मोसिस से क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या है, कोई भी सॉल्यूशन का वाटर को एब्जॉर्ब करने का पावर ही ऑस्मोसिस है ना। जैसे यहाँ पे वाटर शुगर का सॉल्यूशन था, बगल में वाटर था, तो जितना शुगर का कंसंट्रेशन होगा, जितना शुगर कंसंट्रेशन हाई होगा, इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये वाटर को खींचेगा, वाटर यहाँ से यहाँ जाएगा। तो जब जितना शुगर यहाँ ज़्यादा होगा तो वाटर यहाँ से यहाँ उतना ज़्यादा जाएगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर एक तरह से वाटर को खींचने का पावर है। तो प्लांट्स में रूट सॉइल में है, रूट को सॉइल से वाटर खींचना है। तो रूट्स क्या करती हैं, रूट अपना ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा के रखती हैं। रूट्स का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो वो सॉइल से खींचेगा। रूट से पानी को खींचना है स्टेम को, तो स्टेम का ऑस्मोटिक प्रेशर रूट से ज़्यादा, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा पानी उधर ही जाएगा। वाटर फ्लोज फ्रॉम लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। स्टेम से खींचना है लीफ को, तो लीफ का ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा, ठीक है। सेल को पानी ऑब्जर्व करना अपने अगल बगल से, सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा। सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे बढ़ाएगा, अपने अंदर वो सॉल्यूट रखेगा। सॉल्यूट किससे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है, तो सेल के अंदर में बहुत सारे सॉल्यूट होंगे, सोडियम, पोटेशियम, ग्लूकोज, प्रोटीन, ये सब सॉल्यूट हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो सेल को पानी एब्जॉर्ब होगा। सेल को जब पानी नहीं चाहिए होगा तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर अपना घटा लेगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू अपर पार्ट ऑफ प्लांट एंड ट्री, लोकोमोशन इन प्लांट पार्ट, जैसे फ्लावर का ओपनिंग, स्टोमाटा का ओपनिंग हम लोग पढ़े फोटोसिंथेसिस में। स्टोमाटा का ओपनिंग क्या होता है, पोटेशियम अंदर कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। पोटेशियम के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ने से गार्ड सेल्स में ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है और उसमें पानी चला जाता है, इसलिए गार्ड सेल खुल जाते हैं, स्टोमाटा खुल जाता है। जर्मिनेशन ऑफ सीड कैसे जर्मिनेट करता है, सीड को हम डाल दिए पानी में तो पानी एब्जॉर्व कर लिया सीड, क्यों, क्योंकि सीड का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है और उसका बहुत जर्मिनेट किया। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ जो फिल्टर होता है केंट, तो इसमें क्या है, प्रेशर दे के उल्टा ऑस्मोसिस करवाना है। जैसे यहाँ फ्रेश वाटर है, यहाँ साल्ट वाटर है, नॉर्मली क्या होगा, फ्रेश वाटर यहाँ से यहाँ जाएगा साल्ट वाटर की तरफ, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रेशर देंगे। तो प्रेशर देंगे तो जैसे ही वो प्रेशर यानी जो एक्सटर्नल प्रेशर हम दे रहे हैं वो इस ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल होगा तो ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाएगा। जब ऊपर से हम ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर प्रेशर देने लगे तभी ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाएगा। और जब ऊपर में ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर देने लगे तो उल्टा ऑस्मोसिस होने लगेगा, पानी यहाँ से यहाँ मूव करने लगेगा। ये हम क्यों करेंगे, ये साल्ट वाटर को अगर हमको प्योर करना है तो पानी जब यहाँ से यहाँ मूव करेगा, साल्ट तो मूव यहाँ से यहाँ करेगा नहीं क्योंकि मेम्ब्रेन को साल्ट क्रॉस नहीं कर सकता है, तो पानी क्या होगा, पानी यहाँ से यहाँ मूव करेगा, यहाँ से पानी हम निकाल लेंगे, वाटर आउट। तो साल्ट वाटर क्या हो गया, प्योर हो गया, अंदर में सिर्फ साल्ट बच जाएगा, यहाँ का सारा पानी निकल जाएगा एक टाइम में। कुछ हम लोग को पढ़ना अलग से पॉइंट्स। इथिलीन ग्लाइकॉल कार के रेडिएटर में डाला जाता है, क्यों, ठंडी कंट्रीज में, जैसे ठंडी कंट्रीज हो गई रसिया, कनाडा, वहाँ पे कार में पेट्रोल जम जाता है। कार में पेट्रोल जम जाएगा तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, कार स्टार्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि पेट्रोल फ्रीज हो गया ठंड के कारण। तो पेट्रोल के साथ सॉल्यूट मिला देते हैं। सॉल्यूट क्या, जैसे इथिलीन ग्लाइकॉल, सॉल्यूट मिलाने से क्या होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाए, जो पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज कर रहा था, हो सकता है वो डिप्रेस होकर -3 डिग्री पे फ्रीज होने लगे, -3 डिग्री हो जाए। तो अब फ्रीजिंग आसानी से तो नहीं होगा, और ज़्यादा ठंडा करना पड़ेगा हमको फ्रीज करने के लिए, तो अब पेट्रोल मेरा जमेगा नहीं। पर्पस ऑफ स्प्रेडिंग NaCl और CaCl2 और वेरियस अदर्स ऑन रोडवेज डिप्रेस द फ्रीजिंग पॉइंट एंड रिड्यूस द टेम्परेचर एट विच आइस इज एक्सपेक्टेड टू बी फॉर्म्ड। रोड पे लग गया है, रोड पे पूरा बर्फ़ जम गया है, स्नोफॉल हुआ, पूरा रोड जाम हो गया, बर्फ़ हो गया। अब हमको रोड को क्लियर करना है तो साल्ट मिला दो,
वहाँ पे साल्ट मिलाने से पानी में वो बर्फ़ पे साल्ट छिड़क दो। साल्ट छिड़कने से क्या होगा? साल्ट छिड़कने से उसका फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हो जाएगा तो साल्ट आसानी से सॉल्ट फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस कर देगा, तो बर्फ़ आसानी से बन नहीं पाएगा, क्योंकि अब फ्रीजिंग पॉइंट हो गया है पहले से कम। आसानी से बर्फ़ बन नहीं पाएगा तो बर्फ़ पिघल जाएगा, रोड क्लियर हो जाएगा। 3 तरह का मीडियम होता है, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। जैसे आरबीसी है, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल के अंदर कंसंट्रेशन कुछ है अपना। आरबीसी को जब डिस्टिल वाटर में रख दिया तो अंदर में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत है, अब बाहर में सॉल्यूट है ही नहीं, डिस्टिल वाटर प्योर वाटर है, तो वाटर आरबीसी के अंदर चला जाएगा। वाटर आरबीसी के अंदर चल जाएगा तो आरबीसी स्वेल कर जाएगा और फट जाएगा, बस्ट कर जाएगा, स्वेल एंड बस्ट। तो ऐसा सॉल्यूशन को बोलते हैं, ऐसा मीडियम को बोलते हैं हाइपोटोनिक मीडियम। हाइपोटोनिक मीडियम मतलब कि वो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है बाहर से। और हाइपरटोनिक मीडियम, अगर आरबीसी को हम 5% NaCl, आरबीसी का अंदर का कंसंट्रेशन कितना होता है 0.9% NaCl, आरबीसी को हम रख दिए 5% NaCl, मतलब बाहर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है, तो आरबीसी के अंदर का पानी सारा बाहर निकल जाएगा। हाइपरटोनिक मीडियम है ये, तो आरबीसी श्रिंक कर जाएगा।